है हमें जो सर्वे करना होता है वो सैंपल बेस्ड सर्वे करना होता है, इसीलिए हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत भी पड़ती है, ये भी हमने समझा। ठीक है, हमने ये जाना कि सैंपल्स में सैंपल की जो प्रॉपर्टीज बताता है, लाइक इसका जो मीन है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये सैंपल है, ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल इसी पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ अगर इसका मीन मैं निकाल रहा हूँ जिसको मैं एक्स बार से डिनोट करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मैं एस से डिनोट करने वाला हूँ, तो इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और जो पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को जो बता रहा है, लाइक इसका जो मीन है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, मीन को हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हमने समझा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने जाना कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब है एक तरह से रिसर्च क्वेश्चन, कि जो रिसर्च हम शुरू कर रहे हैं उस रिसर्च का प्रश्न क्या है, कौन से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। या इसका हम यूं भी कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, कि शायद इसका जो समाधान होगा वो ये होगा। हमने एग्जांपल लिया था बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स पे। ठीक है, तो बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट है गर्ल्स से, गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है बॉयज से, या बॉयज और गर्ल्स दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है। तो तीन तरह के रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनकी जांच के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और जब हम इसमें अनबायस्ड होकर ये मानकर चलते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस को हमने समझा, ये नल हाइपोथेसिस हो सकती है। ठीक है, H0 से डिनोट करते हैं। और दूसरी, ये सारा हम समझ चुके हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। और अगर हमारे रिसर्च क्वेश्चन में जनरली जो कि नल हाइपोथेसिस से शुरू होता है, तो अगर वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि वे बॉयज और गर्ल्स के जो मार्क्स है उनमें जो डिफरेंस है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में मुझे फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा, उसे मुझे मानना पड़ेगा। कि भाई अगर मान लीजिए बॉयज के एवरेज मार्क्स अधिक हैं तो मैं बोलूंगा बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट है गर्ल्स से, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स अधिक हैं और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी आ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। ठीक है, तो ये सारा जनरली हम लोग समझते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मैं इससे आपको जोड़ना चाह रहा था तो मैंने आपको बताया इसमें। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग करते हैं एक तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो आपको बताया, एक तो हम ये करते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, दो सैंपल्स, जैसे अभी हमने समझा बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, और इनके एवरेज मार्क्स है हमारे पास। हम ये जानना चाह रहे हैं कि बॉयज के एवरेज मार्क्स और गर्ल्स के एवरेज मार्क्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो या तो टेस्ट ऑफ टू सैंपल्स, ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ टू सैंपल्स, दोनों सैंपल्स के मीन का, दोनों सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का, दोनों सैंपल के कोरिलेशन का, दोनों सैंपल के रिग्रेशन का हम डिफरेंस देखना चाहे, उसकी स्टडी करना चाहे। ठीक है, यह हो सकता है कि भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पूरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या पूरा आपका जो कॉलेज है जो भी आप लें, और उसमें से मैं एक सैंपल ले लूं, तो क्या इस सैंपल की जो एवरेज है और जो इस पॉपुलेशन की एवरेज है, क्या वो दोनों आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, या सेम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पूरी क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट्स हैं और मैंने केवल 10 बच्चों का टेस्ट लिया और उसके बेस पर मैंने कहा कि भाई इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि इस क्लास का रिजल्ट लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो जो सैंपल्स के जो एवरेज आ रही है, मान लो सैंपल्स के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 55%, और पॉपुलेशन पूरी जो है पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं मान लो 53%।
ठीक है, तो क्या ये जो 2% का डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इस बारे में काफी चर्चा हम पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं, डिटेल में जाएंगे नहीं। जस्ट यहाँ मैं आपको जोड़ रहा हूँ कि जो चीजें हमने पढ़ ली है इसमें भी, ठीक है, ताकि उससे आगे हम बढ़े। तो इस तरह से या तो 2 सैंपल्स के बीच में या सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। और दूसरा इसका जो यूज हमने पढ़ा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कोशिश क्या करते हैं कि जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है उसके बेस पर मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं पैरामीटर का। मतलब एक सैंपल का मेरे पास एवरेज है, इस सैंपल के बेस पर मैं पूरी पॉपुलेशन का एवरेज कितना होगा और किस रेंज में लगभग आ सकता है उसको मैं एस्टिमेट करता हूं। और ये एस्टिमेट 2 तरह का होता है, एक कहलाता है पॉइंट एस्टिमेट, दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेट। जब मैं यूं कहता हूं कि भाई इनके मार्क्स 55 आए और मैं कहता हूं हाँ भाई इसके बेस पर इस पूरी पॉपुलेशन के मार्क्स 55 आएंगे या 56 आएंगे या मैं कहता हूं 57 आएंगे, तो ये कहलाता है पॉइंट एस्टिमेट। कि जस्ट एक पॉइंट भविष्यवाणी की तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 57 नंबर आएंगे भाई इसके, ठीक है। इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसका यूज भी कम है। जनरली हम लोग करते हैं इंटरवल एस्टिमेट, जैसे हमने कहा कि भाई 55 है, अच्छा ठीक है, इससे 1-2 कम हो सकता है, 53 से लेकर भाई 57 के आसपास तक पूरी पॉपुलेशन के मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है इंटरवल एस्टिमेट्स। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, जहां पर हम जो हमारे पास सैंपल्स हैं उस सैंपल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर हम पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हम इसमें करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम जान भी चुके हैं कि जनरली ये सब चीजें, इन पर काफी सारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। एक जो हमने डिस्कस किया अभी तक, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, एक बार आपको जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं इससे आगे का। तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर को हमने समझा। सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि भाई देखो, मान लीजिए पूरी क्लास में है 60 स्टूडेंट्स, अब मैं 10-10 बच्चों के एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, 10-10 बच्चों के सैंपल ले रहा हूँ और उनका टेस्ट लेकर देख रहा हूँ, ठीक है। इन 10 बच्चों के एवरेज मार्क्स आए मान लो 45, अगली बार 10 बच्चों का सैंपल लिया, उनके एवरेज मार्क्स आए मान लो 50, अगले 10 बच्चे फिर से मैंने सैंपल लिया, उनके एवरेज मार्क्स आए मान लो 52, ठीक है। और पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स आने चाहिए वो मान लीजिए 53 आने चाहिए, आते हैं आप, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इस डिफरेंस में एक कारण ये भी है कि एक सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन है कि भाई कहाँ तो पूरे 60 की स्टडी करी जाए, कहाँ केवल केवल उसमें से 10 बच्चे या 5 बच्चे या 20 बच्चों पर हम स्टडी लें और सैंपल लें उसके उसकी स्टडी करें। तो जाहिर सी बात है वहां एक वेरिएशन आ सकता है। तो जब वेरिएशन सिर्फ इस वजह से हो कि हमने छोटा सैंपल लिया हुआ है, पूरी पॉपुलेशन के मुकाबले एक सैंपल की स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन सैम्पलिंग वेरिएशन कहलाता है और सैम्पलिंग वेरिएशन अलाउड माना जाता है। यानी कि अगर सिर्फ एक सैम्पलिंग वेरिएशन होगा तो हम बोलेंगे डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है या ये जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। इस बारे में हम समझ चुके हैं। और नॉन सैम्पलिंग एरर का मतलब जब हम ये कहें कि जो एरर, जो वेरिएशन आ रहा है वो सिर्फ सैंपल की वजह से नहीं है, वो मेथड्स की वजह से है, गलत डेटा की वजह से है या किसी और वजह से, यानी कि वो डिफरेंस वो सिग्निफिकेंट है, वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। और क्या हम देख चुके हैं अभी तक, इसमें आगे हम बात करें तो हमने एक चीज और पढ़ी, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एरिया को हमने पढ़ा। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एरिया, तो नॉर्मल कर्व के बेस पर आपको बताया था, समझाने की कोशिश हमने की थी,
ठीक है, नॉर्मल कर्व के बेस पर हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये बीच का एरिया, ये नल हाइपोथेसिस की मैं बात कर रहा हूं, H0। तो नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस एरिया है, एक्सेप्टेंस एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये है रिजेक्शन एरिया ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी कि, ठीक है, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये वाला एरिया है वो एक्सेप्टेंस एरिया है ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसको हमने लास्ट लेक्चर में समझा था डिटेल में, किस तरह से जाना था कि भाई मैंने आपसे कहा कि भाई मान लीजिए कोई एक इस तरह का हमने लिया था, मान लीजिए हमने कोई ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग से भाई कितने लोगों को फायदा हुआ। मैंने कहा इस ट्रेनिंग से भाई 50% लोगों को फायदा हुआ। हमने कहा भाई ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है, तो फिर इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। हमने कहा चलो भाई उसमें 70% लोगों को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, अब तो ठीक है। हमने कहा नहीं भाई अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है। जनरली टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो हमने समझा था उसके बेस पर कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर जनरली सोशल रिसर्च में 95% पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो रही है, 95% लोगों को उस ट्रेनिंग से फायदा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेनिंग इफेक्टिव है। यानी कि ये वाला एरिया जो है, बीच वाला एरिया, ठीक है, ये तब तक नल हाइपोथेसिस की सपोर्ट करता रहेगा जब तक हम 95% वाले लेवल तक ना पहुंचे। अगर मान लो 80% है, 90% है, तो तब तक नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, ये कहेगी कि वे ट्रेनिंग, ठीक है, और एफिशिएंसी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यानी कि भाई ट्रेनिंग का एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि ट्रेनिंग से एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है, तो अब उसके लिए हमने टेस्ट किया। तो टेस्ट के लिए हमारा क्राइटेरिया लगभग जनरली रहता है 95% का, कि अगर 95% लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है। 95% या उससे ज्यादा लोगों को हो रहा है तो, ठीक है। तो ये एरिया, ये बैरियर है 95% का। आपको पता है पूरा एरिया 1 होता है, तो बीच में एरिया हो गया 95%, ठीक है। तो अगर इतने लोगों को बेनिफिट हो जाता है तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है। 96% लोगों को फायदा हो जाता है तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है। 97% लोगों को फायदा होता है तो ट्रेनिंग इफेक्टिव है। लेकिन अगर इससे कम, यानी कि 94, 92, 90% लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है। स्टैटिस्टिकली इस तरह से कहा जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पर हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया को हमने समझा था। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया किसका है, ये नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन एरिया है। और इस एक्सेप्टेंस एरिया का एक और भी नाम है, ये जो बीच में एरिया है इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब 95% का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, या 95% से ऊपर 96% का कॉन्फिडेंस लेवल, 97% का कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम कहेंगे हाँ भाई ट्रेनिंग इफेक्टिव है। मैं 97% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ ट्रेनिंग इफेक्टिव है, 97% लोगों को फायदा हुआ है। तो ये वाला एरिया कॉन्फिडेंस लेवल, और ये कहलाता है सिग्निफिकेंस लेवल। ये सब वो डिस्कशन हो रहा है जो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अभी आगे का मैं अभी जस्ट शुरू करने वाला हूँ, और मुझे 5 मिनट चाहिए। थोड़ा सा मैं एक बार आपको इससे जोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं वो बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। इसके बाद का वो सारा एक तरह से कह लीजिए कि पूरा फाउंडेशन है इस चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया किस तरफ है, उस बेस पर हमने टेस्ट को कैटेगराइज किया। एक था वन टेल टेस्ट, ठीक है, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, ये हमने जाना था। तो आपको हमने बताया था कि जब रिजेक्शन एरिया एक तरफ हो, ठीक है, ये हमने कह दिया भाई देखो इससे कम आया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और ये सारा का सारा ये एक्सेप्टेंस एरिया है, ठीक है।
तो इसे हम बोलते हैं वन टेल्ड टेस्ट। इसी तरह से जब रिजेक्शन एरिया, अच्छा जब ये रिजेक्शन एरिया आपका जो लेफ्ट साइड में है तो इसको हम जो है बोल सकते हैं लेफ्ट साइड वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, ये लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। और जब अपना रिजेक्शन एरिया केवल एक तरफ और राइट साइड में होता है, ठीक है, तो तब हम उसको राइट टेल टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका भी हमने आपको एग्जांपल दिया था और उससे बताया था आपको कि किस सिचुएशन में। जनरली तो टू टेल टेस्ट ही होता है, जनरली तो इस तरह की सिचुएशन मिलेगी कि इस रेंज में इससे अगर कम है तो भी रिजेक्ट, इससे अगर ज्यादा है तो भी रिजेक्ट, इस रेंज में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। ठीक है, तो जब रिजेक्शन एरिया दोनों तरफ होता है तो वो कहलाता है टू टेल्ड टेस्ट। और जब रिजेक्शन एरिया केवल एक तरफ आइदर लेफ्ट और राइट साइड में होता है तो उसे हम बोलते हैं वन टेल टेस्ट। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई अगर आपको हमारा इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनना है और मैं कहूँगी 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं लगवाऊंगा आपके, और आप अगर भाई 50,000 से कम लगाना पड़ता है आपको 35,000, तो आप खुश है, आप कोई शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 50 से 55,000 कहूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो जब हम केवल एक तरफ एक माइंडसेट के साथ चलते हैं कि भाई इससे कम हुआ तो मुझे प्रॉब्लम है या इससे ज्यादा हुआ तो मुझे प्रॉब्लम है, तो वो वन टेल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस टू टेल टेस्ट की होती है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, वन टेल और टू टेल टेस्ट को हमने जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए इनकी जो क्रिटिकल वैल्यू है, यस ये भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक बार मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट किए हुए जो मैं अब तक डिस्कस कर चुका हूं, ताकि मैं उनको एक बार बताकर शॉर्ट में आगे बढ़ सकूं। नेक्स्ट जो है क्रिटिकल वैल्यू, और इसको मैंने आपको बताया, क्रिटिकल वैल्यू को हम लोग टेबल वैल्यू भी बोलेंगे, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, और ये टू टेल टेस्ट की भी बताई थी और शायद वन टेल टेस्ट की नहीं बताई होगी, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। तो देखो जैसे 95% सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं तो 5% रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया इस दोनों का जोड़ कितना है 5%। 5% का मतलब 2.5% तो इधर, 2.5% तो यहाँ, और 2.5% ही यहाँ। ठीक है, तो जो जेड वैल्यू होगी, ठीक है, हम ये देखना चाह रहे थे ना कि भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना वेरिएशन अलाउड है। ठीक है, हमने जाना था नॉर्मल कर्व के समय कि मीन में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का 1 गुना जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 60%, 68%, 70% के आसपास का एरिया कवर कर लेता है। मतलब ये कि अगर कोई क्लास है उसके मान लीजिए एवरेज मार्क्स मान लो 60 आ रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो मैं कह सकता हूं कि 50 से लेकर 70 मार्क्स जो हैं लगभग कितने बच्चों के आए होंगे, 68% के। ठीक है, लेकिन हमने जो अपने लिए लाइन सेट कर रखी है वो 95% पर सेट कर रखी है। ठीक है, ये एरिया हमने कितना रखा हुआ है 95%। तो हमने ये बैरियर लगाए हुए हैं ये वाले, कि जब इन बैरियर को टच कर जाओगे ना तब हम बोलेंगे कि हाँ भी रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। तो इन बैरियर को टच करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना मीन में जोड़ूं और घटाऊं, कितने की रेंज बनाऊं। ठीक है, तो वो हमने समझा था, ये आपको मैंने बताया था। मैं एक बार इसको फिर से इसको भी ले रहा हूं मैं दोबारा। तो देखो ये पूरा एरिया इधर 50% होता है तो 0.5 हो गया। इस 0.5 में से ये 2.5% का मतलब क्या, 0.025। तो बीच में एरिया कितना बच गया 0.5 माइनस 0.025, ये एरिया होगा 0.475। और इस 0.475 से कोरस्पॉन्डिंग हमने जेड वैल्यू देखी थी। ठीक है, एरिया टेबल से हमने काफी इस तरह का काम किया हुआ है। तो 0.475 को आप ढूंढिए, ये हमने लास्ट टाइम करवाया था। 0.475, ये देखिए 0.475 आपने देख पा रहे होंगे। 1.9 का यहाँ 7 8 9, हाँ जी 6 पर, 1.9 का 6 पर, तो जेड है 1.96। यही जेड वैल्यू, यही क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सरल भाषा में लिखें। क्रिटिकल वैल्यू क्या है,
क्रिटिकल वैल्यू मतलब जेड वैल्यू। जेड वैल्यू का मतलब, इसका मतलब है कि हाउ मच टाइम्स डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इज अलाउड एज वेरिएशन। ठीक है, मतलब ये कि वही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं कि मीन 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 10 है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो 10 है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका 1.96 गुना 1.96 गुना तक का डेविएशन अलाउड है। मतलब 10 प्लस 1.96 यानी कि 19.6। 60 में 19.6 जोड़ो, 19.6 घटाओ, 60 माइनस 19.6 ये आता है 40.4। मैं देखो आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा मीन है बीचों बीच, ठीक है। 60 एवरेज मार्क्स है 60, मतलब इसमें लो लगभग 50% बच्चों के मार्क्स 60 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई लगभग ये जो 19.6 का जो डेविएशन, मतलब x1 इज इक्वल टू 40, x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 19.6 को 60 में जोड़ लो, 79.6। तो भाई 40 से लेकर 79.6 मार्क्स, ठीक है ना, ये वाला जो वेरिएशन है, ठीक है, ये कवर करेगा लगभग 95% एरिया, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट तक रेंज इसकी ये बनेगी। इसका एक और भी हो जाए, मान लो ये हमारे पास कोई सैंपल हो, ठीक है, और उस सैंपल का एवरेज मार्क्स 60 आ रहा हो, तो मैं कह सकता हूँ उस पॉपुलेशन, उस पूरा जो स्कूल है, पूरा जो कॉलेज है, उनके उन बच्चों के मार्क्स है वो किस रेंज में आए होंगे, 40 से लेकर 79.6 की रेंज में लगभग उनके मार्क्स आए होंगे, ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। बट अभी ये जो अभी इतना समझ लीजिए कि बस इसका मतलब ये जो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब जेड वैल्यू, या इसको हम आगे बोला करेंगे टेबल वैल्यू, ये एक ही बात है, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू, जेड वैल्यू, और ये किस तरह से आ रही है, यही अगर आपको वन टेल में निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हैं, जरा उसको भी एक बार देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने वन टेल और टू टेल टेस्ट पर लाकर छोड़ा था, फिर हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपका सैंपल वन टेल्ड हो, हमने कहा भाई केवल ये 5% वाला रिजेक्शन एरिया यहाँ है, ये 5% रिजेक्शन एरिया है, 0.05। तो अब यहाँ आप देखो ये आपका एक्स बार और ये आपका एक्स वैल्यू, तो बीच में अब यहाँ एरिया कितना है, 0.45। तो अब आप मीन में स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना वेरिएशन अलाउ कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप मीन में कितना वेरिएशन अलाउ कर रहे हो, आप जेड वैल्यू देखो, ठीक है। 0.45 जो एरिया है उससे कोरस्पोंडिंग जेड देखो कितना आता है, 0.45। 0.45 कहाँ मिलेगा, ये रहा 4505। तो 1.6 का 4 पर और 1.6 का 5 पर, ठीक है। 5 इधर कम है, इधर 5 ज्यादा है, तो एवरेज सा कर लेते हैं। तो 1.64 और 1.65, ठीक है, तो एवरेज हो जाएगी 1.645। 1.645। तो वन टेल टेस्ट के लिए, ठीक है, एट 5% लेवल, ठीक है, ऑफ वन टेल टेस्ट, फॉर वन टेल टेस्ट द क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू, जेड वैल्यू, जो भी आप बोले,
इज 1.645। यूं ऐसे बार बार यूज करते करते हमें याद हो जाएगी कि 5% पर टेबल वैल्यू 1.96 होती है 2 टेल्ड पर, और 1 टेल्ड पर 1.645 होती है। लेकिन ये आती कैसे है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से आती है, सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर काम होता है। और लास्ट डिस्कशन जो हमने किया था वो हमने किया था टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, और ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर हमने समझा था ये क्या है, किस तरह से काम करती है। टाइप 1 एरर का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है, बट रिजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो भाई ये जो ट्रेनिंग है ना, इस ट्रेनिंग का एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमने जो आपको ट्रेनिंग दी थी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी नल हाइपोथेसिस है, और वास्तव में उस ट्रेनिंग का एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं, उस ट्रेनिंग का उस एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन मतलब मैं इसको मानता हूं कि भाई इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर ये बात रिजेक्ट हो जाए, मैं इसको रिजेक्ट कर दूं और ये मान लो कि भाई ये ट्रेनिंग एफिशिएंसी पर असर डाल रही है, तो मैं कौन सी गलती कर रहा हूं? मैं टाइप 1 एरर कर रहा हूं। अब सोचो जरा ये गलती कब हो सकती है। ठीक है, सोचिए, उसके बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद रहेगा। लास्ट टाइम वैसे हमने डिस्कशन किया था इस चीज पर काफी ज्यादा। तो ऐसा तब हो सकता है जब मान लीजिए 100 लोग काम करते थे, इनमें से 10 लोगों को जो है आपने ट्रेनिंग दी। ठीक है, या आपने सब लोगों को ट्रेनिंग दी और उनमें से 10 लोगों की एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ गई, और आपने उसी के बेस पर कह दिया हाँ भाई ट्रेनिंग तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, देखो 10 लोगों की एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन 90 लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ठीक है ना? तो टाइप 1 एरर कब बढ़ती है? जब आप अपना एक मिनट जब आप अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने वाला एरिया जो है, इस दायरे को अगर छोटा कर लें, ये तो बीचों बीच मीन वैल्यू होती है। अब इसका दायरा इधर और इधर हम लोग लगाते हैं। अभी तक तो 95% पर हम ले रहे हैं, ये 95% तो हम ये लेते आ रहे हैं। अब मान लो आप अपना दायरा इतना ही बना लें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का। मान लो यहीं पर ये 70% पर ही आप एग्री हो जाएं कि भाई इससे क्रॉस करते ही मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा। ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस एरिया है। ठीक है, तो 70% लोगों को फायदा होते ही मैंने कह दिया भाई ट्रेनिंग बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, तो उस केस में क्या चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो आपकी जो ट्रेनिंग थी वो इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसको इफेक्टिव कह दिया अपनी रिसर्च में। ठीक है, इस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टाइप 1 एरर कब होती है? जब ये वाला एरिया, ध्यान से सुन लीजिए, ये वाला एरिया जिसको हम एक्सेप्टेंस एरिया बोल रहे हैं, मैं बताकर भी आया हूं, इसका दायरा जब आप कम कर देंगे। हमने 95% लिया हुआ है, कुछ सोच के लिया हुआ है, क्या ले रखा है। ठीक है, अगर आप इसको 95% से घटाकर 70% कर देते हैं, 30% कर देते हैं, 40% कर देते हैं, तो आपकी इस चीज के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। आप कह देंगे हाँ भाई ये वाला इंजेक्शन है, इस बीमारी को रोकने में कारगर है। कैसे कह दिया? 100 लोगों को इंजेक्शन दिया, 50 को फायदा हो गया, 50 को फायदा नहीं हुआ। आपने कहा भाई 50 लोगों को फायदा हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन हमने इसके लिए एक स्ट्रिक्ट मापदंड रखा हुआ है 95%। अब 95% भी क्यों, जरा वो भी समझ लो। ठीक है, वहां फिर टाइप 2 एरर की गुंजाइश बढ़ जाती। अब अगर आप बिल्कुल इतने मतलब कह लीजिए कि टाइट हो जाए कि आप ये कहें कि भाई जब तक 100% लोगों को फायदा नहीं होगा तब तक भाई मैं इसको मानूंगा ही नहीं कि ये ट्रेनिंग इफेक्टिव है। ठीक है, ये 100 पर मैंने कहा भाई पूरे के पूरे 99.75% कम से कम लोगों को बेनिफिट हो जाना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग फायदेमंद है। तो भाई वैसा तो जल्दी से होगा नहीं। फिर हो सकता है दूसरी बात हो जाए कि एक अच्छी से अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी भाई 100% का मापदंड तो पूरा करना बहुत बहुत
मुश्किल, आपको पता है, खासतौर पर सोशल साइंस में, क्योंकि लोग इस तरह के नहीं है कि उनको उठाओ और प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में डाल दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है ना, सबका नेचर अलग है। तो अगर 95% लोगों को बेनिफिट है तो लगभग जनरली ठीक मान लिया है। तो ये आपका जनरल क्राइटेरिया 95% का हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसमें बहुत ज्यादा टाइट होकर चलेंगे, आप चलेंगे भाई मैं तो यहाँ तक भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता रहूंगा, 97% लोगों को फायदा हो गया, तब भी मैं तो यही कहूंगा कि नहीं नहीं, अभी ये ट्रेनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 98% लोगों को फायदा हो गया, तब भी मैं तो यही कहता रहूंगा नहीं नहीं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो 2% लोगों को फायदा नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भाई जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो फॉल्स है, वो गलत है। वो ये कह रही है कि देखो ट्रेनिंग से फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में तो फायदा हो रहा है, 97%, 98% लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो फॉल्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि एक अच्छे से अच्छी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, और हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब एक ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट होनी चाहिए वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए एक मिड वे सा बनाया हुआ है 95% का, ठीक है। यहाँ मार्जिन हमने सिर्फ 5% का छोड़ा हुआ है, यहाँ 95% का छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जब गलतियां दोनों तरह की ही हैं, लेकिन ज्यादा भयंकर गलती कौन सी है, ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर 100 लोगों को कोई दवाई दे और उसमें से 10 लोग ठीक हो जाए और उसकी बेस पर एकदम उछल कर कहे कि भाई ये दवाई तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन 90 लोग जो बीमार हो रहे हैं वो ज्यादा नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ तो क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा कड़ा रखा हुआ, 95% का इम्तिहान है, ठीक है, और 5% का मार्जिन फिर इनके लिए छोड़ा हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गलतियां होगी। तो रिसर्च की जो एरर्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर, टाइप 1 का मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो ट्रू है, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट मतलब नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं नहीं इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट, वो नल है, तो वो आपकी टाइप 1 एरर है। और टाइप 2 एरर कौन सी कही जाती है, जब जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, गलत है, उसको रिजेक्ट होना चाहिए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि उस टेस्ट का उस चीज का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली हो रहा है, उसके बाद उस चीज को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप उसको तब भी एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाया हुआ है टाइप 1 और टाइप 2 एरर के थ्रू। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, इस डिस्कशन को, ठीक है, और थोड़ा सा आगे का समझते हैं। तो इससे पहले मैं आगे जाऊं, आपको टेस्ट के बारे में कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर जा रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर। तो जो टेस्ट है, ठीक है, ठीक है, टेस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। तो इन टेस्ट को हम किस किस बेस में बांटेंगे, हमने एक तो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा, वन टेल टेस्ट, ये तो समझ चुके हैं, एंड टू टेल टेस्ट, जहां रिजेक्शन एरिया एक तरफ हो केवल वो वन टेल टेस्ट, और जहां रिजेक्शन एरिया दोनों तरफ हो वो टू टेल टेस्ट, ये हम समझ चुके हैं। एक भाई आप पढ़ोगे इसमें पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, पैरामीटर से पैरामीट्रिक बना है। पैरामीटर अभी हमने पढ़ा, अभी दोबारा रिवाइज भी मैंने करवाया कि पूरी पॉपुलेशन जो है ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इसका मीन हमें पता हो या उसके बारे में कुछ आइडिया हो, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें कुछ आइडिया हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर टेस्ट कहाँ, पैरामीट्रिक टेस्ट कहाँ लागू होते हैं, व्हेन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन आर नोन। आपको पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता है, ये सैंपल किस तरह की पॉपुलेशन से लिया गया है, आपको कुछ अंदाजा है उसके बारे में। और दूसरा, एंड सैंपल
यूनिट्स, ये बहुत काम की बात है, आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सैंपल यूनिट्स है, अब देखो मैं सभी के अंदर ये करो बना बना के बता रहा हूँ आपको, ये वाला नॉर्मल करो, ठीक है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना, उस देखो नॉर्मल कर्व किस तरह से बनता है, हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, और जो है बेल शेप्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के लिए वो जो सैंपल आइटम्स है वो भी तो इसी तरह की होनी चाहिए ना। अब सैंपल आइटम्स भाई हमने जो पढ़ा, सिमेट्रिकल का मतलब कैसे है, जैसे कि सिमेट्रिकल हम इसको कह सकते हैं, मान लो 2 4 6 8 10 15, ठीक है, फिर 10 8 6 4 2, ठीक है। तो लगभग लगभग उसी सीक्वेंस में ऊपर, उसी सीक्वेंस से फिर डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई विशेषता रखता है तभी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी तो आइटम्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। तो वहां पर तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे जहां सैंपल यूनिट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हमें जो पॉपुलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जहां नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो वहां टेस्ट लग ही नहीं सकता, नहीं, वहां पर भी लगेंगे। वहां फिर हम इन टेस्ट को पढ़ेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। जनरली समझ लीजिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपल यूनिट्स बोल लीजिए, व्हेन सैंपल यूनिट्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां सैंपल यूनिट्स, या तो मुझे पता ही नहीं, पता नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, पता नहीं कौन सी पॉपुलेशन से लिया, मुझे पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो भाई वहां फिर पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट की प्री अजम्पशन है कि जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, तभी तो उस पर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली विशेषताएं हम लगाएंगे। जब वो है ही नहीं तो हम कहाँ से लगाएंगे। तो एक हम इस बेस पर इनको पढ़ेंगे, दोनों तरह के टेस्ट हमें पढ़ने हैं। थोड़ी सी आपके माइंड में भूमिका से बना रहा हूं मैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा इसी लाइन में फिर आगे बढ़ना है। तीसरी जो बात जो अभी हम पढ़ेंगे, ये अभी हम जो करंट चैप्टर इस चीज को इसी में पढ़ेंगे। इस तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा होगा लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट। अब ये लार्ज सैंपल टेस्ट क्या होता है और स्मॉल सैंपल टेस्ट क्या होता है। देखो लार्ज सैंपल टेस्ट का मतलब हम जो सैंपल साइज है ना n, जितना हमने सैंपल लिया है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, अगर हम एक बार में 30 या उससे ज्यादा यूनिट लेते हैं तो उसको जनरली हम लार्ज सैंपल टेस्ट बोल देते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि अगर आपने मतलब कह लीजिए कि रैंडम सैंपलिंग की है, 30 से ज्यादा यूनिट्स आपने लिए है, तो उसकी टेंडेंसी लगभग लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी बन जाती है, तो उस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताएं कुछ हद तक काम कर देती है, ठीक है। तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट के केस में हम जो तब लगाएंगे जब n, जो नंबर ऑफ जो आपकी सैंपल यूनिट्स है वो 30 से अधिक हो या 30 के बराबर हो। और स्मॉल सैंपल टेस्ट में हम कहाँ बात करेंगे स्मॉल सैंपल टेस्ट की, जहां n इज लेस देन 30, जहां n 30 से कम, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब फिर से एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है अभी हमारी रिसर्च के सामने। मान लीजिए अभी हम पैरामेट्रिक टेस्ट की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट की मैंने बात करनी है, और जो हमने समझा उसी से आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो अब हमने ये तो देख लिया कि भाई यहां पर मीन होता है, ठीक, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये आपकी एक्चुअल एक्स वैल्यू कहाँ है, ये एक्स वैल्यू अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का प्लस माइनस 1.96 टाइम्स, 1.96 गुना तक अंदर बाहर है, कम ज्यादा है, ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस की ही रेंज में आएगा। यानी कि यहाँ तक 95% एरिया है, ये उस अपने 95% एरिया में ही आएगा।
और ये 5% एरिया की उस वाली लाइन में नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये कि ये जो 1.96 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन मैं लूं? खासतौर पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब बात होगी, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो भाई मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे बहुत सारे सैंपल निकाल लिए। ये बहुत सारे सैंपल्स हैं मेरे पास, एक पॉपुलेशन से लिए हुए, ठीक है। तो अब इन सैंपल्स की कौन सी प्रॉपर्टी को मैं लूं? मैंने कहा कि भाई सैंपल का जो मीन है प्लस माइनस जो स्टैंडर्ड डेविएशन आए, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का 1.96 टाइम्स जो है आप इसमें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो आपको लगभग लगभग पॉपुलेशन का अंदाजा आ जाएगा। लेकिन सैंपल फिर कौन सा वाला सैंपल भाई? ये तो बहुत सारे सैंपल्स ड्रॉ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम समझने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर को, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का जो कंसेप्ट, अब इसी पर अपना आगे का सारा डिस्कशन जो है पूरा कंप्लीट इसी पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो अब जरा इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। अब हम स्टैंडर्ड एरर को समझने जा रहे हैं। जरूरत क्या है इसकी समझ में आ गया ना। ये स्टैंडर्ड एरर अब आपको समझ में आ भी गया होगा। मैं कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी ही कोई चीज निकालने जा रहा हूँ जिसको हम स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होगा, ठीक है, वो हमें समझना है। तो स्टैंडर्ड एरर की अभी मैं पहले एक बार इसको शुरू करने से पहले वन लाइन डेफिनेशन दे देता हूँ कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और ये आपसे 1-2 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है। तो हम लिखेंगे इसको कि स्टैंडर्ड deviation of a sampling distribution is called standard error, ठीक है। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ही स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। लेकिन अभी तो बात फिर वही रहेगी, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? आओ अब इसको समझते हैं। मैं एक बिल्कुल छोटी सी पॉपुलेशन ले रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन भी काफ़ी सारी जो मैंने अपनी बुक में करी हुई है, मैं उसी को ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप डिटेल में बुक में देख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस के लिए टाइम मेरे पास ज़्यादा बचेगा नहीं जो मैं इसको नए सिरे से करके दिखा सकूँ आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन में इसी में से ही लूँगा, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन मैंने ली जिसमें 4 ही आइटम है, मान लीजिए 3, 7, 11 और 15, और मैं कहता हूं कि भाई इसमें से सैंपल निकालो 2-2 के साइज के, n = 2। देखो पूरी पॉपुलेशन का जो साइज होता है उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N है 4, और मुझे 2-2 के साइज के सैंपल लेने हैं, ठीक है, और विद रिपीटेशन लेने, ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा भाई इसका एक सैंपल ड्रॉ करके दिखाओ कौन कौन से सैंपल आ सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर आपको सैंपल ये और ये पॉपुलेशन ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में पहुंच जाओ और यूं समझ लो कि मैंने कहा कि एक बैग है उसमें 4 बॉल रखी हुई है, एक पर 3 नंबर डला हुआ है, एक पर 7 नंबर, एक पर 11 नंबर और एक पर 15 नंबर, और आपको क्या करना है, एक बॉल निकालनी है, कलर देखना है, फिर वापस रखनी है, फिर बॉल निकालनी है, उसका नंबर देखना है। तो इस तरह से आप कितनी सैंपल ड्रा कर सकते हो, कितनी तरह के आ सकते हैं सैंपल मैक्सिमम, सोचिए जरा। देखिए हो सकता है ऐसा हो जाए कि पहली वाली बॉल जब हम निकालें वो 3 नंबर की आए, वापिस रखिए फिर अगली भी 3 नंबर की आ जाए, या ऐसा हो सकता है पहले 3 और अगली 7 की, या पहले 3 और अगली 11 की चल सकती है, पहली 3 और अगली 15 की, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, या क्या हो सकता है भाई, पहली बॉल हो सकता है 7 नंबर की आ जाए, अगली 3 की आए, पहली 7 की और अगली 7 की, पहली 7 की और अगली 11 की, पहली 7 की और अगली 15 की, या पहली बॉल 11 नंबर, अगली 3, 11 और अगली 7, 11 और अगली भी 11, 11 और अगली 15, ये भी हो सकता है। पहली 15, अगली 3, 15 और 7, 15 और 11, ठीक है, और 15 और 15, इनसे बाहर कुछ हो सकता है तो बताओ, इनसे बाहर हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये 16 तरह के सैंपल हम इसमें से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहा हूँ,
मैंने कहा कि भाई इन सब की मीन निकाल दो। अच्छा बताओ, सारे सैंपल का मीन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। अभी मैंने बताया ये जो पूरी पॉपुलेशन है 7 और 3 10, 11 जमा 15, इसका जो मैं मीन निकालूंगा इसको हम किससे डिनोट, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। तो 7 और 3 10, ठीक है, मैं कर ही लेता हूँ, 10 प्लस 11 और प्लस 15, ये 36 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 9 वैल्यू आ रही है इसमें। ये 9 क्या है? 9 है ये पैरामीटर, पूरी पॉपुलेशन का मीन। और अब मैं निकाल रहा हूं इसमें स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे? सैंपल्स के मीन, इन सब सैंपल के मीन। ठीक है, इन दोनों सैंपल का मीन कितना आएगा? 3। 7 और 3 10, 2 से डिवाइड किया कितना हुआ? 5। 11 और 3 14, 2 से डिवाइड किया कितना हुआ? 7। 15 और 3 18, 2 से डिवाइड किया कितना हुआ? 9। ऐसे यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11 और 7 18, 9 हो गया। 15 और 7 22, यहाँ 11 हो गया। यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 11, यहाँ 11 और 15 26, 2 से डिवाइड किया 13, यहाँ 15 और 3 18, 2 से डिवाइड किया 9। ठीक है, 15 और 7 22, 2 से डिवाइड किया तो 11, 26 तो 2 से डिवाइड किया 13, और ये 15। ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स आ गई, जो भी पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स थी, ऑल पॉसिबल स्टैटिस्टिक्स जो भी निकल सकती थी वो मैंने निकाल दी। ध्यान से समझना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझने जा रहे हैं। अब मैं इनका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ, किनका? इन स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है मैं इनका एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। कैसे? देखो, आपने बार कोड लिखे होंगे ना, देखो कैसे मैं बताता हूँ। 3 मेरे को काउंटिंग करनी है, 3 कितनी बार आया भाई? एक बार आ गया। 5 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार। अब अगला 5, 5 देखो ये एक बार आ चुका है तो ये हो गया 2 बार। 7 2 बार, 9 2 बार। इसके बाद चलो भाई आगे, 11 11 पहली बार आया। ठीक है, 11 के बाद टिक मारते चलते हैं। 11 यहाँ तक पहुंच गए थे ना? हाँ जी। इसके बाद अगले वाले कॉलम में 7 9 11, ये तो एक एक बार आ चुके हैं। ये 7, ये 9 और ये जी 11। आगे चलो, और फिर अगला है 13। 13 का खाता पहली बार खुलता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 11 13 और नेक्स्ट आ रहा है 15। 9 11 13 और नेक्स्ट आ रहा है 50, ये पहली बार। अब यहाँ तो अपना तो खत्म ही हो गया, वरना अगर मान लीजिए 9 फिर से आ रहा होता तो हम 1 2 3 4 जैसे आ रहा है ना तो 5 ऐसे लिखते, फिर 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 14 फिर 15, इस तरह से लिखा जाता है। बार कोड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, ये 1 ये 2 ये। This is called sampling distribution. Sampling distribution. ठीक है, इसी को ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं भाई। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ठीक है, which can be drawn from population। एक पॉपुलेशन से जितने भी सैंपल पॉसिबल है ड्रॉ कर सकते हैं, उन सब की स्टैटिस्टिक्स, यानी कि उन सब का चाहे मीन निकालो। ये सैम्पलिंग, ये वाला कहलाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन।
मैंने इन सब के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले होते तो वो कहलाता सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैंने इन सब का मीडियन निकाला होता तो वो कहलाता सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, जो भी प्रॉपर्टी हमने ली है, तो जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हो सकते थे उन सभी पॉसिबल सैंपल्स, ठीक है, का हमने स्टैटिस्टिक वैल्यू निकाली, यानी कि मीन निकाला, उससे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ समझना है हमें, हम एक बार इसका मीन निकालना चाहेंगे, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, चलिए ये x ये f x करें फटाफट। 3 5 दूनी 10, 7 गुना 3 21, 9 गुना 4 36, ठीक है, 33 26 और ये 15। मैं जल्दी से इसका करने वाला हूँ टोटल। सिग्मा f आ रहा है, ये तो 16 ही आएगा वैसे। 3 2 5 और 1 6 और 4 10, 3 13 2 15 और 1 16, ये 16 हो गया। 16 ही सैंपल थे क्योंकि, और ये टोटल कितना आ रहा है सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का अगर आप टोटल करेंगे तो 144 आ रहा है। टोटल आप कर लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। ठीक है, तो इसका मीन कितना है जरा देखें, इंटरेस्टिंग वैल्यू आएगी अभी। 144 को 16 से डिवाइड करो, कितना आया 9। ये 9 क्या था, अभी अपना जो म्यू आ रहा था वो कितना था, पूरी पॉपुलेशन का जो हमने मीन निकाला था वो कितना था 9। एक चीज हमें और पता चली कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसका अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है, पूरी पॉपुलेशन का मीन, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। ठीक है, और एक लास्ट चीज और, जो थोड़ा सा टाइम तो आज एक्स्ट्रा हो गया, बट ये चीज काम की और मैं अब इसको फिलहाल छोड़ नहीं सकता हूँ बीच में, अदरवाइज मुझे दोबारा से फिर उतना ही शुरू करना पड़ेगा। तो अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, ये जो पूरी जो पॉपुलेशन थी ना, पॉपुलेशन वैल्यू, ठीक है, और पॉपुलेशन में वैल्यू थी 3 7 11 और 15, मैं इनका फटाफट से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला हूँ। तो x माइनस एक्स बार मैंने किया, ये 4 ही आइटम थी ना पॉपुलेशन में, तो इनका मीन कितना है 9, तो 3 माइनस 9 6। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर करते हैं ना, तो 3 माइनस 9 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 माइनस 9 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 11 माइनस 9 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, 15 माइनस 9 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36। ये टोटल आता है सिग्मा एफ एक्स, जब सॉरी सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर समेशन, ये 40 और 40 80 आ गया। मैं एक बार फटाफट से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देता हूँ, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ग्रीक लेटर ये सिग्मा यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 80 डिवाइड बाय कितनी आइटम है 4, और 80 को 4 से किया मैंने डिवाइड, 20 और 20 का किया मैंने अंडर रूट, ये वैल्यू आती है 4.472। नोट करना इस बात को, मेरे साथ साथ नोट करना, अभी इस वैल्यू की दोबारा जरूरत पड़ेगी। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था ना, इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाला हूँ। ठीक है, 3 1, एक बार दोबारा से मुझे लिखना तो पड़ेगा ये, एक मिनट। तो 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है, 3 5 7 9 11 13 और 15, ये एक्स वैल्यू है। 3 5 7 9 11 13 भी था और 15, ठीक है, और ये एफ वैल्यू इस तीन की। ठीक है, कितनी थी मैं इसमें से देख लेता हूँ, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1,
इनका आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार इसका पता चली गया, इसका भी मीन कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा था, तो 3 माइनस 9 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 5 माइनस 9 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 60 एंड सो, तो ये 4 ये 0, ठीक है भाई, मैं कुछ काम इसमें से कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, 36, ये मैं क्या कर रहा हूँ, सम x में से 9 को घटा रहा हूँ जो इसका मीन है और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार, अभी पर इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको f से और गुना करना है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, f ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको गुना करो 36, 16 गुना 2 32, 4 गुना 3 12, 4 गुना 0 0, 3 गुना 4 12, 16 गुना 2 32 और 36, ये टोटल बताओ कितना है, सिग्मा f ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वैल्यू आती है भाई 160, ठीक है। और अब जरा देखना स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, मैं उसी की बात करने वाला हूँ, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिए एस बोलूंगा मैं इसको स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि सिग्मा हम यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, तो 160 भाई एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका टोटल डिवाइड बाय जो n की वैल्यू आ रही है, ठीक है, n कितना है यहाँ 16 है, ठीक है, चलिए 160 डिवाइड बाय ये कितने 16 और इसका अंडर रूट, यानी कि 10 का अंडर रूट, और 10 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 का अंडर रूट वैल्यू 3.162, ये जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना था मीन का, उसका जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ये इसका, इसी का नाम है स्टैंडर्ड एरर। तो यहाँ इसको, ये स्टैंडर्ड एरर किस चीज से निकाली थी, मीन से निकाली थी ना, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाएगी, डिनोट करेंगे इसको एस ई ऑफ एक्स, एक्स बार से, और ये कितनी है 3.162। अब लेकिन एक समस्या है, ये तो मैंने चार पॉपुलेशन में 4 आइटम लिए और उसका मैंने निकाल दिया अपनी मर्जी से, चलो ठीक है, अब जहाँ पॉपुलेशन 25 होगी 30 होगी वहां तो सैंपल निकालते निकालते परेशान हो लेंगे, तो भाई कोई तो रिलेशनशिप मुझे चाहिए जहां मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ना निकालना पड़े, तो जरा देखो क्या ये स्टैंडर्ड एरर किसी और ढंग से निकल सकती थी, जरा देखो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा था, मैंने आपसे बोला था कि आप एक बार उसको नोट करना, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अपना आ रहा था, हमने अभी निकाला था ऊपर 144, ये आ रहा था देखो ये 4.472, ठीक है 4.472, 4.472, अच्छा एक सैंपल में आइटम कितनी थी, हर सैंपल कितनी वैल्यू का था, हर सैंपल में 2 आइटम थी। अब ध्यान से देखना एक बात, अगर ये समझ लिया तो आगे कोई फॉर्मूला नहीं रखना आपको, तो अब मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, चाहे मैं पी लिखूं या ना लिखूं, ऑलरेडी कंफर्म है पॉपुलेशन के लिए, इसको डिवाइड कर देता हूं अंडर रूट ऑफ एन से, जरा देखना कितना आता है 4.472 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो 4.472 और 2 का अंडर रूट है 1.414, मैं इस 4.472 को डिवाइड कर रहा हूँ 1.414 से, ये वैल्यू आती है भाई 3.162, क्या समझे, स्टैंडर्ड एरर कितनी है 3.162 और ये 3.162 ही ऐसे आ गया, यानी कि मुझे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर मेरे पास हो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, तो मैं उसको डिवाइड कर दूं अंडर रूट ऑफ जो सैंपल साइज है n, ठीक है, तो मेरे पास सैम्पलिंग जो स्टैंडर्ड एरर है वो निकल आएगी, ठीक है।
यही स्टैंडर्ड एरर होती है। यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन या स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अब वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन बेस पर निकाला था तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एक तो एक पूरा तरीका मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, और आगे जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तो फॉर्मूले में किस रूप में आएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से बना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। इतना झंझट कौन करेगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा मेरे पास, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन कर दूंगा। ठीक है, उससे मेरे पास ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकल आएगी। लेकिन इसके लिए पॉपुलेशन का पता तो होना चाहिए, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता तो होना चाहिए, और पता होना चाहिए उन्हीं का ही नाम है पैरामीट्रिक टेस्ट। जहां ये पता होगा वहीं पे तो मैं पॉपुलेशन वाला लगा पाऊंगा भाई। तो इसीलिए जहां अभी हम जो शुरू में पढ़ेंगे, जहां हमें पॉपुलेशन की वैल्यूज का पता होगा उनको बोलेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। जहां फिर पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज मिसिंग होगी वहां हम दूसरे टेस्ट पढ़ेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो अब से अपना जो है नेक्स्ट लेक्चर से अपना शुरू हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। टेस्ट का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ही लिया, वन टेल और टू टेल अभी इतना रेलेवेंस आपके लिए नहीं रखता। बाकी पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का हम डिफरेंस समझ चुके हैं। जहां पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज होगी वो पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा, उनको हम पढ़ेंगे। जहां पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज नहीं होगी वहां नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा। ठीक है, और लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल टेस्ट, जहां n 30 से बड़ा होगा वहां लार्ज सैंपल टेस्ट लगेगा, और जहां n 30 से छोटा होगा स्मॉल सैंपल टेस्ट लगेगा। सभी की हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड एरर, कि किस चीज की स्टैंडर्ड एरर किस सिचुएशन में कैसे निकलती है। तो कैसे निकलती है वही इसके फॉर्मूले कहलाएंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूले बने कहाँ से, स्टैंडर्ड एरर आखिरकार होती क्या है, ये होती है जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक पॉपुलेशन से जितने भी सैंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं उन सारे सैंपल्स को आपने ड्रॉ किया और उनकी जो आपने स्टैटिस्टिक्स वैल्यू निकाली, उनकी आपने मीन प्रॉपर्टीज निकाली, ठीक है ना, तो वो वैल्यू जो है, वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसी का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्चुअल में जो हम बोलते हैं ना कि भाई ये जो x बार का प्लस माइनस 1.96 गुना कर दो, प्लस माइनस 1.96 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड एरर हुआ करेगा। ठीक है, तो आगे से अपना जो हम इसको ऐसे लिखा करेंगे, x बार प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो आज इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे।